नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम फीमेल टू मेल जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी के बारे में बात करेंगे। जो फीमेल टू मेल जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी की ज़रूरत रहती है, करीब 1 लाख पॉपुलेशन में एक व्यक्ति को ज़रूरत रहती है। ट्रांसजेंडर मेल मीन्स वो लोग रहते हैं जो कि फिज़िकली तो फीमेल्स रहते हैं, मतलब उनके बॉडी पार्ट फीमेल्स की तरह होंगे, ब्रेस्ट होगा, यूट्रस, ओवरी, वजाइना होगा, मगर साइकोलॉजिकली वो मेल होते हैं। जो हमारा सर्जिकल पर्पज़ ये रहता है कि जैसा उनकी सोच है, जो उनकी साइकी है, उसी तरह से उनके बॉडी को कन्वर्ट किया जाए। इन लोगों में ऐसी फीलिंग रहती है कि उनका मेल बॉडी है जो कि एक फीमेल बॉडी में इंट्रैप्ड हो गया है। तो इस तरह के लोगों को हम लोग जेंडर डिस्फोरिया कंडीशन कहते हैं। तो इस तरह के जो लोग रहते हैं वो अपने डिस्फोरिया मीन्स अनहैप्पीनेस, तो वो अपने खुद की बॉडी से खुश नहीं रहते हैं। इसकी वजह से वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहते हैं, उन्हें अपने सेक्सुअल ऑर्गन या सेक्सुअल पार्ट अच्छे नहीं लगते हैं, उन्हें सेम सेक्स के अपोजिट लोगों के प्रति अट्रैक्शन रहता है। वो फीमेल जो ड्रेसेस वगैरह भी जो इन फीमेल्स रहती हैं वो बचपन से ही लड़कों की तरह रहते हैं। उन्हें जो खेलने के तरीके हैं या उनका रहन सहन रहता है वो भी लड़कों की तरह ही रहता है, और वो चाहते हैं कि लोग उन्हें सोसाइटी में लड़कों की तरह ही ट्रीट करें। इस तरह के लोग अगर प्रॉपर काउंसलिंग के द्वारा हमें लगता है कि ये जेंडर डिस्फोरिया से है इनमें, देन हम लोग इसमें आगे प्रोसीड कर सकते हैं हार्मोन थेरेपी के लिए और जेंडर रीअफर्मिंग सर्जरी के लिए। सर्जरी और हार्मोन थेरेपी करने से पहले हमें साइकेट्रिस्ट के लेटर की ज़रूरत रहती है जो कि कंफर्म करे कि व्यक्ति को जेंडर डिस्फोरिया है। जो फर्स्ट स्टेज रहती है उसमें हार्मोन थेरेपी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हार्मोन थेरेपी का जो पर्पस रहता है कि उसमें जो फेमिनिटी या फीमेल कैरेक्टर है वो कम हो जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह है वो बंद हो जाए, और जो मस्कुलिनिटी का फीचर्स हैं या मेल फीचर्स हैं वो बढ़ जाएं। हमारा उद्देश्य रहता है कि जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बढ़ जाए और लगभग 400 to 700 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के लगभग आ जाए। ये जो हार्मोन थेरेपी रहता है, आमतौर पर स्टार्ट करने से पहले कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह हम लोग करते हैं, हार्मोन लेवल जांच करते हैं और उसके बाद उसको स्टार्ट करते हैं। जो प्रोसीजर रहता है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में, जैसे कि बॉडी जो फेस के हेयर हैं वो ग्रो होने लगते हैं, एकने का अपीयरेंस हो जाता है, मेंसेस रहते हैं वो रुक जाते हैं, क्लाइटोरिस का इन्लार्जमेंट हो जाता है, वेजाइनल एट्रोफी हो जाती है, वॉइस में चेंजेस आते हैं, मैस्कुलाइन जो वॉइस हो जाती है। जो फैट है वो उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब कि जो फीमेल्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन फैट का होता है वो चेंज होकर मेल की तरफ होने लगता है। जो मसल मास है वो बढ़ने लगता है, मस्कुलाइन बॉडी होने लगता है। जो हम लोग हार्मोन थेरेपी करते हैं उसमें जो इंजेक्शन देना रहता है उसमें मेनली हम लोग मेल हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन जो होता है टेस्टोस्टेरोन रहता है जो कि इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, आमतौर पे 15-15 दिनों में दिया जाता है। 40 to 400 मिलीग्राम पर वीक के डोज के हिसाब से दिया जाता है। ये जो हार्मोन रहता है आमतौर पर लंबे समय तक देने के लिए सेफ़ रहता है। इसकी वजह से किसी में कुछ हीमोग्लोबिन थोड़ा बढ़ जाता है तो उसके लिए हम लोग रेगुलर ब्लड टेस्ट करते हैं, और यदि वैसा रहता है तो उसको टेम्परेरी हम लोग रोकते हैं। कई लोगों में लगातार मेंसेस होते रहते हैं हार्मोन देने के बाद भी, तो हम लोग उसमें जांच करते हैं कि कहीं और कुछ यूट्रस में दिक्कत तो नहीं है, या कई बार हार्मोन की जो डोज़ है उसको बढ़ाना पड़ता है। कायदे से पहले साल में हमें हर 3 से 6 महीने में हार्मोन लेवल का चेक करना चाहिए हार्मोन थेरेपी को स्टार्ट करने के बाद। साथ में कुछ हमें ब्लड टेस्ट भी करते हैं जिसमें लिपिड और हीमोग्लोबिन का लेवल हम लोग रेगुलरली देखते रहते हैं। ब्लड प्रेशर और वेट का चार्टिंग करते हैं कि हार्मोन के बाद इसमें कोई चेंजेस तो नहीं आया। जो सर्जिकल प्रोसीजर रहता है उसमें हम लोग मेनली टॉप सर्जरी और यूट्रस ओवरी रिमूवल सर्जरी होता है। जो ब्रेस्ट का सर्जरी या टॉप सर्जरी रहता है वो हार्मोन थेरेपी के पहले भी की जा सकती है या हार्मोन थेरेपी के दौरान या उसके बाद भी की जा सकती है। जो टॉप सर्जरी रहता है उसमें 2 पार्ट रहते हैं, एक की होल सर्जरी होता है और दूसरा डबल इंसिजन सर्जरी होता है। नॉर्मली जो स्मॉलर साइज़ के ब्रेस्ट रहते हैं या 32 साइज़ या उससे छोटे साइज़ का रहते हैं ब्रेस्ट, तो उसमें की होल सर्जरी हो जाता है, मतलब हम लोग छोटे से होल से जो फैट रहता है और ग्लैंड है उसको निकाल देते हैं। तो लगभग उसमें प्रैक्टिकली कोई स्कार नहीं होता है, एक छोटा सा स्कार रहता है वो भी निप्पल एरियोला के जंक्शन पर रहता है, तो विजिबल नहीं रहता है। आमतौर पर ये 2 घंटे का प्रोसीजर रहता है और आप 1 डे 1 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। अगले दिन से आप लगभग सारे काम कर सकते हैं, सिर्फ आपको एक बेल्ट देते हैं लगाने का, वो आपको अगले 7 दिन तक लगाना रहता है। जो टॉप सर्जरी का दूसरा पार्ट रहता है वो डबल इंसिजन सर्जरी रहता है, जिसमें कि अगर साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, लूज़ ब्रेस्ट है, तो उसमें हम लोग 2 इंसिजन लगा के स्किन और उसके अंदर का जो टिश्यू है, फैट और ग्लैंड है, उसको निकाल देते हैं। निप्पल एरियोला को फ्री ग्राफ्ट की तरह हम लोग नई जगह पर जो आइडियल या उचित जगह पर है उसको ग्राफ्ट की तरह लगा देते हैं।
जो टॉप सर्जरी है उसमें जो अगर डबल इंसिजन करते हैं तो उसका कॉस्ट अराउंड आपको पड़ता है 55,000 और की होल सर्जरी है उसका 50 to 55,000 टोटल हॉस्पिटल पैकेज पड़ता है। नॉर्मली हम लोग टॉप सर्जरी के साथ ही यूट्रस और ओवरी निकालने का सर्जरी भी कर देते हैं, उसको लेप्रोस्कोपिकली किया जाता है, जिसमें कि बॉडी में कोई बड़ा इंसिजन या स्कार नहीं रहता है, बिल्कुल एक छोटे से होल से लेप्रोस्कोपिक तकनीक दूरबीन के द्वारा यूट्रस और ओवरी को निकाल दिया जाता है। ओवरीज निकल जाने के बाद में एक फ़ायदा ये रहता है कि आपका एक तरह से हार्मोन थेरेपी का पार्ट है, जिसमें फीमेल हार्मोन्स जनरेटिंग ऑर्गन खत्म हो जाता है। साथ ही यूट्रस न होने की वजह से जो मेंसेस की वजह से जो दिक्कत होती है वो समाप्त हो जाती है। सो आमतौर पे टॉप सर्जरी और यूट्रस ओवरी निकालने के बाद जो अगला स्टेज होता है, जो होता है बॉटम सर्जरी, वो हम लोग कुछ महीनों के बाद करते हैं। बॉटम सर्जरी में मेनली दो तरह की होती हैं, एक होता है मेटाइडियोप्लास्टी और दूसरा होता है फेलोप्लास्टी। फेलोप्लास्टी मीन्स हम लोग प्रॉपर पेनिस की तरह स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। आमतौर पर हम लोग फोर आर्म, जो कोहनी के नीचे का हिस्सा रहता है हाथ का, वहाँ का स्किन को यूज़ करके पेनिस के जैसा स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं और उसका फ़ायदा ये रहता है कि व्यक्ति खड़े होकर यूरिनेशन कर सकता है, टिप ऑफ पेनिस से यूरिनेशन होता है और उसका अपीयरेंस भी काफ़ी कुछ पेनिस की तरह रहता है। हालांकि उसमें स्पॉन्टेनियस इरेक्शन नहीं रहता है, मगर कुछ इम्प्लांट वगैरह हम लोग उसमें सेकंड सर्जरी करके उसमें डाल के उसमें उसका ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स यू कैन यूज़ दैट स्टिफनर। दूसरा जो एक सिंपलर प्रोसीजर है बॉटम सर्जरी का, वो होता है मेटाइडियोप्लास्टी। मेटाइडियोप्लास्टी में हम लोग ये करते हैं कि जो क्लाइटोरिस रहता है वो हार्मोन थेरेपी के बाद नॉर्मली भी बढ़ जाता है। कई बार हम लोग हार्मोन थेरेपी देके उसको इंटेंशनली बड़ा करना चाहते हैं और उसको सराउंडिंग टिश्यूज उसको रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो उसका अपीयरेंस लगभग पेनिस की तरह होता है। हालांकि उसका साइज़ काफ़ी छोटा रहता है, 5 से 7 सेंटीमीटर रहता है। फेलोप्लास्टी की तुलना में इस प्रोसीजर में साइज़ कम रहता है, मगर फिर भी ये प्रोसीजर सिंपल होती है। सेकंड स्टेज में करके इसमें जो यूरिन करने के लिए हम लोग इसको टिप से यूरिन करें, इसके लिए यूरेथ्रोप्लास्टी प्रोसीजर करते हैं, जिसमें हम लोग नया यूरेथ्रा को क्रिएट करते हैं और उसको नेटिव या पुराने ओरिजिनल यूरेथ्रा से उसको कनेक्शन करते हैं ताकि टिप से यूरिनेशन कर सकें। सो अगर हम कंपैरिजन करना चाहें मेटाइडियोप्लास्टी और फेलोप्लास्टी का, तो आप इसमें देख सकते हैं स्लाइड में। जो मेटाइडियोप्लास्टी में हम लोग एग्जिस्टिंग जेनेटल टिश्यू है उसको यूज़ करते हैं, जबकि फेलोप्लास्टी में हम लोग फोर आर्म का स्किन को यूज़ करते हैं। जो इरोटिक सेंसेशन है दोनों ही प्रोसीजर में रहता है, इवन मेटाइडियोप्लास्टी में बेहतर रहता है क्योंकि उसमें हम लोग क्लाइटोरिस को ही यूज़ करते हैं। ऑर्गेज़म दोनों ही इसमें आ जाता है, दोनों ही तकनीक में आ सकता है। जो अपीयरेंस पेनिस का है वो बेहतर रहता है, फेलोप्लास्टी में साइज़ और लेंथ भी बेहतर रहती है। स्टैंडिंग पोजीशन में यूरिनेशन दोनों में होता है। मेटाइडियोप्लास्टी एक रिलेटिवली बहुत सिंपल प्रोसीजर है फेलोप्लास्टी में, उसमें स्टे कम रहता है, ऑब्वियसली इसकी वजह से कॉस्ट भी कम रहता है। जबकि जो फेलोप्लास्टी रहता है उसमें मल्टीपल सर्जरीज लगती हैं, हॉस्पिटल में ड्यूरेशन, हॉस्पिटल में स्टे ज़्यादा रहता है, ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी ज़्यादा रहता है और कॉम्प्लिकेशन और फेलियर रिस्क भी रहता है। कई बार जो ब्लड सप्लाई उसका रहता है वो फ्लैप का वो मर जाता है, तो हम लोगों को या तो रीडू सर्जरी करना रहता है या फिर हमको कुछ हफ्तों या कुछ महीनों बाद फिर से सर्जरी करना रहता है। जो मेन डिसएडवांटेज मेटाइडियोप्लास्टी का रहता है कि वो साइज़ ऑफ पेनिस रहता है, जो इसमें सिर्फ 6 to 7 सेंटीमीटर करीब रहता है, जबकि उसमें फेलोप्लास्टी में लगभग नॉर्मल पेनिस की लेंथ की तरह रह सकता है। सो पेनिट्रेशन जो रहता है वो करना मुश्किल या नामुमकिन रहता है मेटाइडियोप्लास्टी में। प्रेगनेंसी दोनों ही कंडीशन में पॉसिबल नहीं है क्योंकि सीमन प्रोड्यूस करने के लिए स्क्रोटम या टेस्टिस नहीं है। सो चाइल्ड बर्थ इज़ नॉट पॉसिबल इन बोथ द कंडीशन। थैंक यू।